नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं अभिनव पहल। नए जमाने के साथ नई स्किल सीखना काफी जरूरी है और इस बात को देश में लागू नई शिक्षा नीति के साथ साथ हर फील्ड के लिए कौशल बढ़ाने पर जोर देकर आगे की सोच के साथ पूरा किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है उन छात्रों पर ध्यान देने की जो जरूरतमंद हैं। ऐसे बच्चों और छात्रों की जरूरतों पर ध्यान देकर उन्हें आगे बढ़ाने की और इसके लिए इनोवेटिव तरीके अपनाने की आज जरूरत है। और इसी क्षेत्र में अपने जिले में बेहतरीन काम करके औरों को प्रेरणा देने का काम किया है उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश के सुदूर चांगलांग जिले ने। चांगलांग को अपनी अनूठी पहल न्यू एज लर्निंग सेंटर के लिए इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया है। न्यू एज लर्निंग सेंटर इनिशिएटिव एक निशुल्क पुस्तकालय सेवा यानी फ्री टू यूज लाइब्रेरी सर्विस है जो लचीली, अत्याधुनिक और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसे इस तरह से विकसित किया गया है कि ये सभी के लिए आसानी से सुलभ हो। हर उम्र का व्यक्ति इसे अपनी सुविधा के हिसाब से उपयोग कर सकता है और इसका असर इतना गहरा और व्यापक हुआ है कि चांगलांग में जो बच्चे अपना नाम तक सही तरह से नहीं बता पाते थे, आज वो आत्मविश्वास के साथ खुलकर बातचीत करते हैं, अपने विचार जाहिर करते हैं। तो आखिर कैसे चांगलांग ने हासिल की ये उपलब्धि, कैसे आया ये बड़ा बदलाव और क्या रही है इस दिशा में तमाम चुनौतियां, और क्या है बाकी ऐसे जिलों के लिए सबक जो इनोवेटिव तरीके अपनाकर अपने जिले में हर छात्र, हर व्यक्ति को आज के दौर की जरूरतों के हिसाब से सीखने और उनके समझने की क्षमता को निखारना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। आज करेंगे अपने कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं जो कि मुख्य सचिव हैं अरुणाचल प्रदेश के। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं चांगलांग के डिप्टी कमिश्नर सनी के सिंह। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सनी जी, शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही जमीनी स्तर पर लोगों के अनुभव क्या रहे हैं, छात्र क्या कर रहे हैं, उनके अनुभव क्या हैं, वो क्या सीख रहे हैं। जिले से एक लाभार्थी अगम दाव भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं जिनसे हम उनका अनुभव जानेंगे। आपका स्वागत अगम और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यू एज लर्निंग उन सभी छात्रों के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में काम कर रहा है जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े कई बच्चे आईआईटी, एनईटी, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी फिर से शुरू कर चुके हैं। साथ ही तमाम और लोग अपनी स्किल को, अपने ज्ञान को आज के समय के साथ इसमें इजाफा कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिला न्यू एज लर्निंग सेंटर द्वारा बच्चों का जीत रहा है दिल। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी जाती बल्कि किस्से, कहानियों और नए हुनर के ताने बाने भी बुने जाते हैं। बेसिकली जो न्यू एज लर्निंग सेंटर है और लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा अलग है। इसके अंदर हम लोग सिर्फ रीडिंग ट्रांजैक्शन से हट के नॉलेज का पूरा ट्रांजैक्शन हम लोग इसमें कराते हैं। किताब पढ़ना उसका एक एस्पेक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अलग अलग क्लब बेस्ड एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें अलग अलग हॉबीज़ बच्चों के होनअप किए जाते हैं। कंफर्टेबल स्पेस देते हैं। सारे रिसोर्सेज उसको एडिशनल हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिससे उसको ड्रीम करने में, जिससे अपने हॉबीज़ को कल्टीवेट करने में कोई तकलीफ ना हो। एक फन बेस्ड लर्निंग हो जहाँ पे ई टेक्नोलॉजी की हम यूज़ कर रहे हैं, किंडल्स यूज करते हैं बच्चे, टैबलेट्स पे पढ़ाई करते हैं, करियर काउंसलिंग हम लोग बच्चों का कराते हैं और ओवरऑल पर्सनालिटी के जितने भी एस्पेक्ट हैं उसको टच करके ऐसे ऐसे एलिमेंट्स इसमें इंटीग्रेट किए गए जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक इनोवेटिव स्टेप है एंड वी आर सो हैप्पी कि आज ये बन के तैयार है और सबसे खुशी इस बात की है कि बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं एंड इट इज़ समथिंग न्यू फॉर द एरिया एंड फॉर द किड्स। हम लोग भी चाहता है कि एनएलसी में जो बच्चा लोग है वो लोग यहाँ से कुछ सीख के आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे और हम लोग का जो स्टेट है अरुणाचल का नाम ये रोशन करे। हमारा जो न्यू जनरेशन है
स्पेशली हमारे जो यूथ से ये जो न्यू एज लर्निंग सेंटर है इसको हमें और आगे लेके जाना है। तो इसका हमें फ्यूचर बहुत दूर तक लेके जाना है। यहाँ मेरा भेजने का मकसद यही था पहले कि बच्चे जो यहाँ आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, व्यवहार जो है चेंज होते हैं उन दोनों के बीच में, बच्चे लोगों के बीच में रह के। काफ़ी सारे गेमिंग प्रोग्राम भी होते हैं यहाँ जिससे बच्चे को नॉलेज मिलता है उससे। यहाँ में जो स्किट परफॉर्मेंस जो उन लोगों को कराया जाता है उससे बच्चे जो है सेल्फ एक्सप्रेशन सीखते हैं, सेल्फ डिस्कवरी, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। मेरे यहाँ आने से हमको मेरा टैलेंट को एक्सप्रेस करने मिलता है। आदमी लोग से जो अननोन पर्सन है वो लोग से हमको दोस्त बनाने मिलता है। मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरी रीडिंग अच्छी हो गई है और मुझे चेस खेलना बहुत अच्छे से आ गया है। फ्यूचर पे आने वाले प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस के लिए हम अभी से प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ के थ्रू। इस लाइब्रेरी में हमारे लिए सब बुक अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि किंडल, टैब्स, और यहाँ हम बहुत सारी गेम्स खेलते हैं या स्किट्स करते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता है। मेरा जो ड्रीम है इसके लिए एनएलसी का कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में न्यू एज लर्निंग सेंटर द्वारा फन और टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग के माध्यम से बच्चों को सिखाने का किया जा रहा सफल प्रयास सराहनीय है। बिल्कुल, और ये प्रयास कैसे रंग लाया आज हम कर रहे हैं इसी पर चर्चा। सनी सिंह जी, पहले मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगी, थोड़ा न्यू एज लर्निंग सेंटर जो है थोड़ा सा आप और इसके बारे में बताइए। क्यों, कैसे हम समझें कि जो न्यू एज लर्निंग सेंटर है वो बाकी लाइब्रेरीज से अलग है? इसको थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो में भी देखा कि जो न्यू एज लर्निंग सेंटर है बाकी लाइब्रेरीज से ऐसे आप अलग समझ सकते हैं। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें, जो रेगुलर मोबाइल फ़ोन होता है और जो स्मार्टफोन है, तो रेगुलर मोबाइल फ़ोन का काम होता है सिर्फ आप फ़ोन पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। स्मार्टफोन में एडिड फीचर्स हैं, उसमें कैमरा है, म्यूज़िक सुन सकते हैं आप, उसके साथ साथ डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं, म्यूज़िक बजाना सीख सकते हैं। तो ऐसे ही इस लाइब्रेरी में सिर्फ रीडिंग ट्रांजैक्शन, जो यूजुअली लाइब्रेरी में रीडिंग ट्रांजैक्शन होता है, उससे हट के हम लर्निंग की तरफ शिफ्ट हुए। जो नया जनरेशन को नए एस्पिरेशंस हैं उसको किस तरीके से वो पूरा कर सकता है, तो ओवरऑल पर्सनालिटी के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उसको हम लोग टच कर सकते हैं। जैसा कि इस लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं 4 सेक्शंस हैं टोटल। एक सेक्शन जो कन्वेंशनल लाइब्रेरी की तरह है जहाँ पे हम रीडिंग इनेबल करते हैं। एक सेक्शन है जो डेडिकेटेड केबिन्स है जहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। एक है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर जहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम प्रमोट करते हैं। वो एक इंटरैक्टिव स्पेस है जिसमें जैसे मान लीजिए कि बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग हम सिखाते हैं तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चा खड़ा होकर बोल सकता है। इसके साथ साथ ड्रोन की ट्रेनिंग कराना, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग, जैसे हमारे यहाँ पे वर्ल्ड रेनाउंड नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क, तो बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखा के नेशनल पार्क के जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको सेंसिटाइज करना बच्चों को हम इस तरीके से करते हैं। बच्चों को कुछ मोटिवेशनल मूवीज़ दिखाते हैं स्मार्ट टीवी के थ्रू। बच्चों को फीफा का काफ़ी क्रेज़ है, तो जब फीफा के मैचेस होते हैं, फाइनल मैचेस, हम स्क्रीन करते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली हम जो एक सिर्फ रीडिंग का कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं और सारे बच्चों को रीडिंग के शौक नहीं होते हैं, उनको एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर कि आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे आके कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम पूरी फ्रीडम देते हैं बच्चे को, और इस चीज़ को करने के लिए हम लोग एक रिसोर्स पर्सन होते हैं हमारे तरह तरह के। एक लोकल NGO है सीड, उसको रोपिन करके रिसोर्स पर्सन आते हैं जो बच्चों को सिखाने में मदद करते हैं। तो बेसिकली हॉलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और उनका जो भी अपना करना चाहते हैं, जो ड्रीम देखना चाहते हैं, वो ड्रीम देख भी सकते हैं और अपने सपने को साकार भी कर सकते हैं। ये ऐसा एक स्पेस है। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, जब अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं और उसमें भी चांगलांग ज़िले की, जो कि काफ़ी सुदूर इलाका है, थोड़ा सा मैं आपके ज़रिए समझना चाहूँगी, ख़ास तौर से जब शिक्षा की बात करते हैं या स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों की
क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं? जैसे कि आपने खुद ही कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उत्तर पूर्व का राज्य है और अरुणाचल इनफैक्ट उत्तर पूर्व के भी उत्तर पूर्व में है। सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है और ये विकास की धारा में सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उत्तर पूर्व के राज्य थोड़ा देर से शामिल हुए, लेकिन अब भरपूर प्रगति कर रहे हैं। हमने पिछले 7-8 सालों में हर दिशा में अपनी भरपूर प्रगति की है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो बिजली हो, तो अब मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम उसी पैरामीटर्स पे हैं जो कि राष्ट्र के पैरामीटर्स हैं। और ये जो पहल अभी आपसे बताई जो सनी सिंह साहब ने, ये उस दिशा में किस तरह से हम जो अपने जो नई पीढ़ी है उसको एक खुली जगह मुहैया करा सकते हैं जिससे कि वो खुलेपन से सीख सके, जो कि एक आज की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इंटरनेट की हो, चाहे वो किंडल की हो, चाहे वो एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग की हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। तो ये उसी दिशा में एक प्रयास है और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही प्रयास सक्सेसफुल रहा और राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचाना गया। बिल्कुल। और सनी जी, करीब करीब 2 साल का ही समय है जब आपने इस आइडिया के बारे में सोचा, और सबसे बड़ी बात है वो फैसिलिटीज़, उन एरियाज़ पर फोकस करना जो हम कहेंगे बहुत पैसे खर्च करके ही शायद अपने बच्चों को इस तरह की फैसिलिटीज़ लोग दे पाते हैं। कैसे ये इंस्पिरेशन मिली, आइडिया कहाँ से आया? देखिए, अगर इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में चैलेंजेस हैं, जो सबसे मेजर चैलेंज कि मेरा डिस्ट्रिक्ट अगर शिक्षा के मायने से देखते हैं तो लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, एक लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है। लर्निंग लेवल जो है वो बच्चों का लो है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। पासिंग परसेंटेज कई बार हम देखते हैं तो अनसेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है। तो उन सब चीज़ों को कैसे हम इम्प्रूव करें, और सबसे इसमें जब बच्चों को इंटरैक्ट करते हैं इस चीज़ को लेके कि क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चों से जो जानने को मिलता है कि उनका सीखने का इच्छा तो है, वो एस्पिरेशंस ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब एस्पायर करते हैं, बट एक जो बोलते हैं कि डेडिकेटेड स्टडी रूम सबके घर में अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज़ जो सुनने में आई कि वो लोग जो भी उनका एस्पिरेशन है उसको मैचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनको जो इनेबल कर सके, वो चीज़ की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं कमी थी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि कुछ एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए जो कि इवन मेट्रो सिटीज़ में भी बैठा हुआ आदमी इमेजिन करके देखे कि ये तो हमारे यहाँ भी होने से अच्छा था। तो जो बच्चे आज इसमें जाते हैं वो सिर्फ पढ़ते और अपने सपने देखना और सपने को साकार करने से हट के एक प्राइड का सेंस ऑफ प्राइड आता है बच्चों में जब NALC में जाते हैं और दूसरों को बताते हैं कि हम NALC में जाके हमने ये किया, हमने वो किया। तो बेसिकली यही एक इसके पीछे का थॉट था कि हम एक ऐसा सेटअप दें जो कि बच्चों का जो एक होराइजन है उसको ट्रांसेंड करे, और मेट्रो सिटी में भी बैठे हुए लोग इस चीज़ को सोचे कि ये सेटअप ऐसे चांगलांग जैसे सुदूर इलाके में हमारे यहाँ भी इस तरीके का सेटअप होने से अच्छा था। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में और जगह इससे सीख ली जा रही है, प्रेरणा ली जा रही है? देखिए, अभी इन्होंने 3 जो है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं और 3 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और हमारी अब ये सोच है कि इसको एक स्कीम का रूप दे के पूरे अरुणाचल के अंदर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी है, सब डिवीज़न में लाइब्रेरीज़ हैं, उसको इस तरह का स्वरूप दिया जाए ताकि जो पूरे अरुणाचल के जो बच्चे हैं उनको इस तरह का सुविधा प्राप्त हो, और जो हमारे बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है और जो कंपैरेटिवनेस है उनकी वो बढ़े, और वो भी राष्ट्रीय स्तर पे जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान है, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है। सनी जी, इसमें जो मैं देख पा रही हूँ समय भी काफ़ी बढ़ाया गया, रात का समय 9 बजे तक बढ़ा दिया गया, और सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो आ सकता है। बिल्कुल, इसके बारे में बताइए थोड़ा। इसमें जैसे देखते देखते बच्चों से फीडबैक लेके, जो भी यूजर्स हैं उनको फीडबैक लेके, जब एग्ज़ाम का टाइम होता है उस टाइम पे हम लोग रात तक बच्चों को पढ़ने के लिए इनेबल करते हैं। जैसा मैंने बताया कि सब बच्चों के घर में स्टडी रूम की सुविधा और पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं होती है, तो उसको देखते हुए हम लोग ये सारी सुविधा यहाँ पे मुहैया करा सकते हैं। तो उसको लेके हमने टाइमिंग को काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा, डिमांड बेस्ड रखा। जब डिमांड बढ़ता है हम टाइमिंग को बढ़ा देते हैं। और इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ जैसा आपने बोला कि बच्चों तक सीमित नहीं है, इसमें इवन जॉब के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं वो लोग भी आते हैं, कई बार बूढ़े लोग भी आते हैं, कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ आते हैं। बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहा होता है, पेरेंट कोई बुक लेके पढ़ रहे होते हैं। तो बेसिकली हर एज ग्रुप के जो एस्पिरेशंस हैं उसको कैटर कर रहा है। ठीक है, और आइए ज़मीनी स्तर पर क्या अनुभव हैं वहाँ छात्रों के, लोगों के, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
और वहाँ कैसे फ़ायदा मिल रहा है, उनका अनुभव क्या है, इसे लेकर हम बात करते हैं। अगम दाओ चांगलांग से इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगम दाओ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थोड़ा मुझे बताइए, जो न्यू एज लर्निंग सेंटर है, करीब 2 साल हो गए हैं इसे खुले हुए, आपने कब से जाना शुरू किया और इसके बाद क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं अपने सीखने की क्षमता में? 7 मई 2022 को मैम ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसका हम जस्ट 1 वीक्स का बाद ही हम इसमें जाने लगा। और इसमें जो मेरा पहले जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना और पर्सनैलिटी था वो बहुत वीक था। तो जब से हम इसमें आए हैं तब से मेरा पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चला गया। और इसमें जो इसका माहौल है वो हम लोग को पढ़ाई का पूरा इन्वायरमेंट दे देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बुक्स है ना, और इसमें जो स्टूडेंट्स लोग भी आते रहता है इसमें, तो वो लोग को देख के कंपटीशन मालूम चलता है कि कंपटीशन कहाँ चला गया, अभी हम लोग का देश कहाँ से कहाँ चला गया। और इसमें जो हम लोग को जो फैसिलिटीज दे के रखा है, जैसे कि लैपटॉप्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, टीवीज हो गया, उससे हम लोग को मतलब बहुत चीज फील करने मिलता है। जैसे कि इसमें बायजूस का हम लोग को दे के रखा है सामान लोग, तो हम लोग जो बैकग्राउंड का जो पुअर बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, तो वो सब इतना एफर्ट्स नहीं कर सकता है, तो पहले से हमें किन के दे चुका है हम लोग इसमें, तो वही हम लोग को फायदा मिलता है उससे। और जो कंपटीशन का बात किया जाए तो इसमें सब कंपटीशन जितना भी एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, जैसे कि जेई हो गया, नीट हो गया, सीयूटी हो गया, एनडीए हो गया, वो सबका हमें हम लोग को गाइड्स दे के रखा है, क्वेश्चन सॉल्व दे के रखा है। और जो क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए हम लोग को जो सैम्पल पेपर्स है वो सब दे के रखा है इसमें। तो उसका वजह से हम लोग का इस बार का रिजल्ट मतलब बहुत हाई चला गया इसमें। जो एक हमें चांगलांग में एक जगह है जिसका नाम विजयनगर है, तो उसमें जो विजयनगर का जो क्लास 10 का रिजल्ट था वो कभी मतलब 100% नहीं था। तो इस बार क्या किया, तो डीसी सर जो क्या है, जो स्टूडेंट्स वहाँ का जो क्लास 10 का स्टूडेंट्स है उसको वो लोग मियाओ में शिफ्ट करके पूरा 1 से 2 मंथ तक इसमें मिशन सफल करके एक कोचिंग दिया है, जिसमें से पूरा इसमें क्लास 10 का जो रिजल्ट है 100% पर रिजल्ट हो गया उसकी वजह से। तो ये फर्स्ट टाइम था मिशन सफल बोल के था। ठीक है, अगम आप अपने बारे में तो बताइए, ये आप भी कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? यस मैम, मेरा जेई क्रैक हो गया मैम। हमको अभी एनआईटी मिल चुका है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा-सा आप मुझे थोड़ा संक्षेप में बताएँ। आपने जैसे कहा कि अब जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, डिजिटली बात करें, नई-नई टेक्नोलॉजी की बात करें, उससे कहीं न कहीं आप लोग अपने आप को बहुत अछूता पाते थे, बहुत पीछे पाते थे। लेकिन इस सेंटर में आके आपको पता लगा कि क्या-क्या सुविधाएँ हैं और कैसे उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा आप मुझे बताइए, और जो चांगलांग के बच्चे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? और क्या 1 टू 1 इंटरैक्शन की भी सुविधा मिल पाती है? अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको है जिसका सामना आप लोग कर रहे हैं, तो इस तरह का इंटरैक्शन भी हो पाता है क्या इस सेंटर में? हाँ यस मैम, जैसे कि ये बोला है कि डीसी सर जो बोला है ये एनएलसी है ना, न्यू एज लर्निंग सेंटर, इसका मतलब जो कि जो ये जनरेशन है ना, तो हम लोग का जनरेशन जो बिल्ड डिफरेंट हुआ है, जैसे कि तो उसी जनरेशन के हिसाब से हम लोग को ये लाइब्रेरी बना के दिया है। और जैसे कि जब कोई तकलीफ होता है तो इसमें हम लोग का गाइड्स लोग जो लाइब्रेरी का गाइडर्स लोग है वो दे के रखा है। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उसको बोल देता है, और वो जो डीसी सर को जाके बोल देता है, तो डीसी सर जो विद इन वीक्स वो प्रॉब्लम को ठीक कर लेता है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया अगम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धर्मेंद्र जी, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई थी, हम जानते हैं कि बहुत अच्छा एक विजन लेके उस पॉलिसी को लागू किया गया, लेकिन कुछ हर्डल्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, और ख़ासकर जैसे मैंने आपसे बात की कि इस तरह के राज्यों में, उत्तर पूर्व के राज्यों में और ज़्यादा चैलेंजेस हैं। उनके साथ बैलेंस बनाने के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सही तरह से लागू करने के लिए इस तरह के सेंटर्स की कितनी ज़रूरत है? ये उसी दिशा में एक पहल है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो विज़न है उसी का एक कंपोनेंट ये भी है। तो हमारे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स हैं, जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन है, और ये सब चीज़ें उसमें जो है सम्मिलित हैं, और ये उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, ये उसका क्योंकि सबसे बड़ा मुझे लगता है फोकस ये था कि जैसे सर ने भी कहा, पर्सनालिटी के अलग अलग आयाम डेवलप हो, और जो रटने की एक पद्धति रही है वो दूर करके स्किल्स पे ध्यान दिया जाए, सीखने पे ध्यान दिया जाए। इसमें वो कंपोनेंट भी है, स्किल लर्निंग का भी कंपोनेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट का भी कंपोनेंट है, सेल्फ लर्निंग का कंपोनेंट भी है, और जो बच्चों में जो अपनी किस दिशा में जाना है, किस दिशा में आगे पढ़ना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, उसका कंपोनेंट भी है, सेल्फ लर्निंग का कंपोनेंट है। तो ये उसके सारे आयामों को पूरा करता है। ठीक है। इसके अलावा सनी जी, अगर एक तो हमने बात कर लिया, अनुभव हमने अगम से ही जान लिया, क्या आउटकम रहे हैं, कितना बदलाव आपको देखने को मिला है इन 2 साल में? अगर बदलाव की बात करेंगे तो देखिए, मोस्टली हमारा बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखता है। पहले वो बच्चे जो इंटरेक्ट करने में काफ़ी उनको मुश्किलें आती थी,
अभी वो लोग कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा, रेफरेंस देना चाहूँगा कि हमारे लर्नेड CS सर भी आए थे, विजिट किए थे, तो सर के साथ भी बहुत अच्छे से बच्चों ने कॉन्फिडेंटली इंटरेक्ट किया, सवाल पूछे, सर के सवाल के जवाब दिए। तो वो एक चीज़ है कि ओवरऑल कॉन्फिडेंस बच्चों का बूस्टअप हुआ है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ये एक फलक्रम की तरह एक्ट कर रहा है। बहुत सारे जो हम इनिशिएटिव्स लेते हैं एजुकेशन में, जैसे कि विजयनगर का हमने जिक्र किया कि वहाँ पासिंग परसेंटेज बहुत पुअर था, बट इस लाइब्रेरी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ इस सुविधा को यूज़ करते हुए वो सारे के सारे बच्चे पास हो गए। इसके साथ साथ वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स हैं, तो वहाँ पे बैठे हुए बच्चे दिल्ली के कुतुब मीनार से लेके दिल्ली के जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसको देख पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो एक नेशनल इंटीग्रेशन का जो एक भावना होता है वो भी हम लोग उसके थ्रू देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसा मैंने पहले बताया कि एक लर्निंग का कल्चर मिसिंग था, तो अभी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगम NIT में सेलेक्ट हुआ, ऐसे और 2 बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं, एक एम्स में सेलेक्ट हुआ, एक और JEE में सेलेक्ट हुआ। तो ऐसे करके बेसिकली जो हमारे पीछे के जनरेशन है, जो अभी 10वीं में 11वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव मोटिवेशन आया है कि हम भी इस तरीके के सेंटर में जाके यूज़ करके हम अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है, लर्निंग कल्चर डेवलप हो रहा है। और जहाँ पे कल तक बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट थे, वो कॉन्फिडेंटली सिर्फ सपने देख नहीं पा रहे हैं, बल्कि अपने सपनों को साकार भी कर पा रहे हैं। ठीक है। और बहुत सारी जो लिस्ट हम देख रहे हैं SDG गोल्स के अंतर्गत, अरुणाचल प्रदेश को लेकर ही काफ़ी अच्छी रैंक में सुधार हम लगातार देख रहे हैं। अलग अलग नो पॉवर्टी की बात करें, ज़ीरो हंगर की बात करें, गुड हेल्थ, वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, लगातार इसमें सुधार हो रहा है। आपको लगता है कि NGOs जो हैं या फिर और जो स्टेक होल्डर्स हैं, फिलहाल उनकी भागीदारी की भी आवश्यकता है क्या? क्योंकि इस सेंटर में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग वॉलंटियर करके आगे आते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के विकास के क्षेत्र में NGO की हमेशा भागीदारी की ज़रूरत होती है। और ये उदाहरण हमारे सामने किस तरह से NGO के साथ मिलके इसको क्रियान्वित किया गया और सफल परिणाम हमारे सामने हैं। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरत है कि हम NGOs को साथ लेके चलें इसके अंदर। उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, उनके पास ज़मीनी इन्फॉर्मेशन होती है, इन्वॉल्व होते हैं, दिल से काम करते हैं और इसकी इन्वॉल्वमेंट से अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इसमें एक और एस्पेक्ट था कि NGO के अलावा जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, हमने उसको भी इन्वॉल्वमेंट करी, उनसे भी फाइनेंसेस लिए, उनसे भी सपोर्ट लिया, किस तरह से उनके फाइनेंसेस को डवटेल करके हमारे फाइनेंसेस और हमारी सुविधाओं के साथ मिलके NGOs को मिला के कंबाइंड रिजल्ट जो कि समाज के पक्ष में हो, समाज की बढ़ोतरी में हो, वो कैसे लिया जाए। वो बिल्कुल इसका बहुत बड़ा असर दिखाई देता है। सनी जी, आपका क्या मैसेज होगा बाकी ऐसे ज़िलों के लिए, राज्यों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके के जो सेंटर्स हैं, बेसिकली जो हम एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लाइब्रेरीज़ को, हमारे हर ज़िले में, हर सब डिवीज़न में, हर सर्कल तक लाइब्रेरीज़ हैं जो कहीं ना कहीं डिफंक्ट होते हैं या फिर अपने जो उनकी रेलिवेंस है कहीं ना कहीं वो ख़त्म सी हो गई है। तो उसको अगर हम न्यू एज लर्निंग सेंटर की तरह ट्रांसफॉर्म करें, उसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें, नए जनरेशन के एस्पिरेशंस को उसमें कैप्चर करें, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खर्चा नहीं आता है। जैसे हम लोगों ने अभी 3 सेंटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में कार्यान्वित हैं, 3 और हम लोग काम चल रहा है, उसको अक्टूबर तक हम लोग उसको फंक्शनल करेंगे। तो अगर पहले से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो उसमें 8-10 लाख में हम लोग पूरी तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करके और एक न्यू एज लर्निंग सेंटर जहाँ पे बच्चे, जैसा मैंने पहले बताया कि आके अपने पर्सनालिटी के हर एक पहलू को डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज होगा सबसे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और जितने भी इवन बच्चे हैं, कि डिस्ट्रिक्ट अपने जो डिसफंक्शनल लाइब्रेरीज़ हैं, जो लाइब्रेरीज़ अपने रेलिवेंस को वो कर चुके हैं, उन सबको हम रिवाइटलाइज करके न्यू एज लर्निंग सेंटर की तरह ट्रांसफॉर्म करके और हम बच्चों को एक अच्छा स्पेस दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ समय इस कार्यक्रम का यहीं पूरा हो गया है। सनी जी आपका, धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग ज़िले के छात्र अपनी आकांक्षाओं को न्यू एज लर्निंग के कॉन्सेप्ट के साथ पंख दे रहे हैं और इसका बेहद पॉजिटिव इम्पैक्ट स्किल मजबूत होने के साथ साथ उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी देखने को मिल रहा है। साफ है कि चांगलांग के रंग लाते प्रयासों से बाकी राज्य और जिले भी सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अपने हर छात्र को न्यू एज लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ हैंड होल्डिंग एक तरह से दे सकते हैं।
इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर यह सीरीज आगे भी जारी रहेगी। न्यू इंडिया बनाने में योगदान देने वाले पुरस्कार विजेताओं से आगे की सीरीज में भी हम चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके अनुभव और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स का लाभ बाकी राज्य और जिले भी ले सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।